अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। दिल्ली में से आ रहे आयशर ट्रक ड्राइवर का नियंत्रण खो जाने से आयशर ट्रक पुल से 2 से 3 पलटियां खाकर खाई में जा गिरा, जिसमें एक बच्चे की मौत होते हुए 25 से 30 लोग जख्मी होने की घटना तारीख 25 अप्रैल 2025 के रात 9:30 बजे के दरमियान अहमदपुर अंबाजोगई स्थित धानोरा पार्टी के पास हुई है। ये सभी वलीमे में गए हुए बाराती ये परभनी तालुके के डपवाड़ी के रहने वाले हैं, ऐसी जानकारी सामने आई है। इस बारे में मिली जानकारी यह है कि परभनी तालुके के डपवाड़ी गांव के लोग मिलकर ये वलीमा प्रोग्राम के लिए अहमदपुर स्थित धानोरा गांव को गए हुए थे। वलीमा प्रोग्राम निपट कर MH 20 EG 7709 इस आयशर ट्रक से परभनी डपवाड़ी की ओर आते समय अहमदपुर अंबाजोगई स्थित धानोरा पार्टी के पास मुड़ते समय ड्राइवर का नियंत्रण खो जाने से आयशर ट्रक ये 2 से 3 पलटी खाकर पुल के खाई में जा गिरा। यह घटना तारीख 25 अप्रैल 2025 के रात लगभग 9 से 9:30 बजे के दरमियान बड़ा हादसा हुआ है। इस दुर्घटना में अल्तमाश कलीम शेख उम्र 15 साल रहने वाला डपवाड़ी तालुका जिला परभनी इस बच्चे की जगह पर ही मौत हुई है, तो तकरीबन 25 से 30 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। इस दुर्घटना की जानकारी जैसे ही अतराफ के इलाके के गांव जिसमें कोपरा धानोरा यहाँ के नागरिकों को जैसे ही पता चला, वहाँ के गांव वाले तुरंत दौड़ते हुए हादसे की जगह पर आए और खाई में जख्मी पड़े हुए लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को निकालने का कार्य शुरू किया और इन सभी को एम्बुलेंस द्वारा अहमदपुर, लातूर, अंबाजोगई इन अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। प्रथम इलाज करते हुए कुछ लोगों को परभनी के जिला सरकारी अस्पताल में भी भर्ती किया गया है और कुछ औरंगाबाद के संभाजी नगर स्थित अस्पताल में, घाटी के अस्पताल में उन्हें रवाना किया गया है। परभनी के तत्कालीन जिला सर्जन एवं अहमदपुर ग्रामीण अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर नागर गोजे इन्होंने संवाददाता को जानकारी देते हुए बताया कि किस तरीके से हादसा हुआ है। इसमें हादसे में जख्मी हुए हुमेरा बी दस्तगीर शेख, राबिया बी वजीर शेख, मुजम्मिल मखदूम शेख, शेख नबी शेख शेर खान, शेख सादिक, शेख निज़ाम, शेख उस्मान, शाहिद राया बी, लतीफ़ा बी पठान, शेख नबी, शेख रहीम, शेख साहिल, अल्तमाश कलीम शेख जिसकी बच्चे की मौत हुई है, सैयद आफरीन, सैयद अजहर, सैयद सफ़ायरा, शेख सीमा हजरत, शेख वसीम, शेख वजीर, ऐसी जख्मियों के नाम सामने आए हुए हैं। सरकार द्वारा लागू किए गए वक्फ अधिनियम के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की पृष्ठभूमि में 27 अप्रैल 2025 को परभनी के ईदगाह मैदान में मराठवाड़ा स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की ओर से परभनी के बी रघुनाथ हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पर्सनल बोर्ड के चेयरमैन खालिद सैफुल्लाह हुसैनी रहमानी ने कहा कि ये कानून असंवैधानिक है और हम संवैधानिक तरीक़ों से इस कानून का विरोध करेंगे और काले कानून को वापस लेने की मांग करेंगे। हम शुरू से ही वक्फ एक्ट के विरोध में थे। हमने 5 करोड़ ईमेल के माध्यम से इसका विरोध किया था। वर्तमान सरकार ये गैर कानूनी काम कर रही है। सरकार को असंवैधानिक कानून को निरस्त करना होगा। जिस तरह पहले किसान आंदोलन के लिए जरिए जो काले कानून को रद्द किया गया, उसी तरह इस कानून को भी रद्द करना होगा। हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें न्याय मिलेगा। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हर किसी को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। संविधान लोकतांत्रिक तरीक़ों से विरोध करने का अधिकार देता है। उन्होंने ये भी कहा, आरोप लगाया है कि सरकार जानबूझकर मुस्लिम समुदाय को निशाना बना रही है और परेशान कर रही है। देश में बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी और युवकों को बढ़ती बेरोजगारी पर कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ऐसे काले कानून बनाकर देश में नागरिकों में गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसी तरह से कार्यक्रम 13 जुलाई तक पूरे देश में जारी रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना सैयद सदातुल्लाह हुसैनी दिल्ली, फजलुल रहमानी मुजद्दिद, प्रवक्ता डॉक्टर कासिम रसूल इलियास, मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफी, मौलाना उमरेन महफूज रहमानी, प्रोफेसर सैयदगाद सलमान, राष्ट्रवादी कांग्रेस के परभनी के जिला अध्यक्ष विजय गवाने, सद्भावना मंच के जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुनील जादव अन्य मान्यगण इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। अब देर शाम में 5 से लेकर तो 7 तक और 7 से लेकर 10 बजे तक परभनी के जिंतू रोड स्थित ईदगाह मैदान में बड़े पैमाने पर ये अधिवेशन लिया जा रहा है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हाजिर होने की अपील इस समय के सहयोगक खमीसा गुलाम मोहम्मद मिट्टू, मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफी कमेटी के जिम्मेदारों ने की है। कानून ये पूरे मुल्क के सारे अवाम, यहाँ के संविधान और संवैधानिक जो व्यवस्था है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है, उन सब को डिस्टर्ब करने वाला है।
तो इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हुकूमत से ये पुरजोर मुतालबा करता है कि वो जल्द से जल्द इस कानून को वापस ले और 2013 का जो कानून था उस कानून को दोबारा बहाल करे, इस कानून को फौरी वापस ले, सारे अमेंडमेंट्स को वापस ले। यूजर ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी है वक्फ की जो बादशाहों के जमाने में यानी 300 साल पहले 500 साल पहले दी गई, मस्जिद के लिए दी गई, कब्रिस्तान के लिए दी गई या किसी और काम में दी, लेकिन वो कहीं रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं है, वो कहीं दर्ज नहीं है। लेकिन क्योंकि वहां नमाज हो रही है, मस्जिद बनी हुई है, लोग नमाज पढ़ रहे हैं, या कब्रिस्तान में वहां मुर्दे दफन हो रहे हैं, या ईदगाह है वहां नमाज पढ़ी जा रही है, तो वो वक्फ के इस्तेमाल की वजह से वो वक्फ की जमीन मानी गई, वक्फ बाय यूजर। सिर्फ ये प्रोविजन वक्फ के अंदर नहीं है, आप बड़े बड़े मंदिर उठा देखिए, जो प्राचीन मंदिर हैं उनका भी कोई पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाटी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभनी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ, पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मराठवाड़ा विभागीय शुगर कारखाने के खेती के विभाग के चर्चा सत्र का आयोजन आज तारीख 27 अप्रैल 2025 रविवार के रोज पोखरनी नरसिंह में किया गया था। इस समय उद्घाटक के तौर पर पुलिस महानिरीक्षक परिक्षेत्र के नांदेड़ स्थित शाहजी उमाप ये रहते हुए अध्यक्ष स्थान पर सचिन रावल ये विशेष अतिथि के तौर पर शिवनाथ स्वामी, प्रमुख मार्गदर्शक के तौर पर CN देशपांडे, अनंत निकम ये हाजिर थे। प्रमुख अतिथि के तौर पर पुलिस अधीक्षक रविंद्र सिंह परदेसी, अम्बरीश कदम ये भी रहते हुए। इसके अलावा सत्कार मूर्ति में दत्ता भाऊ शिंदे, श्याम पाटिल, SP डाके, RK कदम, सुभाष सोलव आदि उपस्थित थे। इस चर्चा सत्र में गन्ने के विकास को लेकर जो ज़रूरतमंद है उसके लिए उपाय योजना और शुगर का जो उतारा है उसको बढ़ाकर लेने के लिए किस तरह कार्रवाई उपाय योजना और तोड़ने के लिए यातायात के लिए मजदूरों का करार करने के लिए लिए जाने वाली देखभाल और उसके साथ ही यातायात के लिए मजदूरों की आवश्यक कानून कायदे, इस उपाय योजना पर अन्य विषयों को लेकर मराठवाड़ा विभागीय चर्चा सत्र का मान्यवरों के मनोगत के व्यक्त किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजन तुकाराम झाड़े, VP पवार, BD सातपुते और शुगर फैक्ट्री के मित्र मंडल की ओर से किया गया था। इस समय कारखाने के खेती के विभाग के खेती के अधिकारी, गन्ना उत्पाद अधिकारी और गन्ना विकास अधिकारी, स्लिप बॉय आदि बड़ी संख्या में मौजूद थे। आणि त्यामध्ये सर्व शेतकरी अधिकारी, ऊस विकास अधिकारी या सर्वांना एकत्रित बोलवण्याचा जो इथे घाट घातला आहे त्या नियोजन समितीचे मी सर्वप्रथम आभार मानतो। आणि विशेष म्हणजे या कार्यक्रमाला माननीय रावल साहेब उपस्थित राहिले, त्यामुळे आज या शेती अधिकाऱ्यांच्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्याच्यानी त्यांना कारखान्याला तोंड द्यावं लागतं। उदाहरणार्थ मजूर भरतीचं म्हणा किंवा कारखान्याला ऊस कमी पडतो या दृष्टिकोनातून ज्या समस्या येतात त्या सगळ्या समस्याचं निराकरण मला वाटतं रावल साहेब निश्चित करतील। आणि याचप्रमाणे मी आपल्याला आता सांगतो की असंच एक अधिवेशन आम्ही आता पुढच्या महिन्यामध्ये साधारणपणे पुण्यात एक घेणार आहे आणि त्याच महिन्यामध्ये कोल्हापूरला एक अधिवेशन असं घेणार आहे। त्या ठिकाणी देखील सर्व शेतकरी अधिकारी आम्ही बोलवतोय आणि मूळ म्हणजे शेतकरी हा केंद्रबिंदू मानून त्याच्यावर आपल्याला काम करणं गरजेचं आहे। मित्रांनो, तुम्ही आम्ही बघितलं यावर्षी फक्त 45 दिवस ते 47 दिवस काही काही कारखाने चालले, त्याचा ब्रेक इव्हन पॉईंट पण मिळाला नाही। अशा ठिकाणी सगळ्या कारखान्यांचे FRP आज स्थगित आहेत।
त्यामुळे FRP थकीत झाल्या म्हणजे पर्यायाने शेतकरी थकीत झाला आणि त्याच्यामुळे त्याला यावर्षी 31/3 त्याचे खाते बाहेर करता आले नाहीत आणि या सगळ्या मोठ्या समस्या आता समोर आलेल्या आहेत. आणि यासाठी आपल्याला ऊस विकासावर जोर देणं निश्चित कर्मप्राप्त आहे. कारण महाराष्ट्राची जर आपण सरासरी पाहिली तर 28 टनाची आहे आणि ही जर सरासरी आपण वाढली नाही तर एका बाजूला 210 कारखाने कार्यरत झालेले आहेत. हे सगळे साखर कारखाने सांगाडे म्हणून तयार होतील याच्यात तिळमात्र शंका नाही. म्हणून सगळ्या कारखान्याच्या अध्यक्षांनी सगळ्या कारखान्याच्या मॅनेजमेंटने हे विचारात घ्यायला पाहिजे की ऊस विकास विभाग आता हा वेगळा करून त्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्याच्या बांधापर्यंत मार्गदर्शन करणं गरजेचं आहे आणि त्याचं दर एकरी उत्पादन वाढवणं गरजेचं आहे आणि दर एकरी उत्पादनाचा खर्च कमी करणं गरजेचं आहे. यावर आपण भर दिला तर निश्चितप्रमाणे आपल्याला पुढच्या वर्षी किंवा भविष्यात 200 दिवस कारखाने चालू झाल्याशिवाय राहणार नाही यात मला शंका वाटत नाही. धन्यवाद. सर्वात मोठा विषय म्हणजे इथे ऊस विकासाची अजूनही कमतरता आहे. कारण एक 2-3 वर्ष चांगला ऊस उत्पादन झालं की परत एक सायकल येतं की परत कारखान्यांची अवस्था आर्थिकदृष्ट्या डळमळीत होते आणि हे चक्र सतत चालू आहे. त्याला एकच पर्याय आहे की ऊस विकास आणि आता जे नवीन तंत्रज्ञान विकसित होत आहे AIचं ते अजूनही सुरुवातीच्याच अवस्थेत आहे. मात्र त्यात सुद्धा आपण भरारी घेण्याची गरज आहे. कारण तंत्रज्ञान जोपर्यंत आपण ऍक्सेप्ट करत नाही आणि त्याला ऊस विकासाची जोड देत नाही तोपर्यंत सर्व कारखाने आपल्या गाळप क्षमतेप्रमाणे पूर्ण सीझन कार्यरत राहतील याची आपल्याला दखल घ्यावं लागेल. यामध्ये तुम्ही जे सुभाष कलगन साहेब आहेत त्यांनी तळमळीने त्यांचे विषय मांडले. सर्वात मोठा विषय म्हणजे कारखान्यांकडून जे ऍडव्हान्स दिले जाते त्याची थकीत बाकी फार मोठ्या प्रमाणावर आहे. आता त्यांनी जे भाषणात जे सांगितलं की 40-40 कोटीपर्यंत थकबाकी आहे. असे कोट्यवधी रुपये कारखान्याचे अडकून राहतात आणि त्याची वसुली करायला जेव्हा शेती विभाग काम करतो तेव्हा त्याला अनंत अडचणीला सामना करावा लागतं. त्याला वैयक्तिक त्याच्यावर FIR होतात. याबाबत शासन स्तरावर सुद्धा याची दखल घेतली गेली आहे. त्यांनी जसं भाषणात सांगितलं की DCM साहेबांनी पण याच्यात पुढाकार घेतलाय. आता आपल्या DIG साहेबांनी पण सांगितलं की यामध्ये आपण एक निवेदन द्यावं की त्याचं शासनापर्यंत आम्ही पोहोचू. तसंच आमच्याकडे पण आम्ही एक निवेदन घेतो आणि ते शासनापर्यंत पोहोचून याबाबत जसं मुमाप साहेब बोलले की एक नवीन सेपरेट एक ऍक्ट पण करायची गरज आहे असं त्यांनी भाषणात सांगितलं. त्या पद्धतीने काही शासन स्तरावर बाब पोहोचवण्याचा प्रयत्न आम्ही शासनातर्फे करूया. कारखान्याचं रॉ मटेरियल हे ऊसच आहे आणि ऊस पुरवणारा शेतकरी आहे आणि शेतकरी जोपर्यंत ऊस देणार नाही तोपर्यंत कारखाना सक्षमपणे चालणार नाही. त्यासाठी मी आता भाषणात सांगणार आहे की आपण एक शेतकरी मेळावे घेतले पाहिजे आणि त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांचे जे प्रश्न आहे की जे म्हणजे ठिबक सारखं असेल, शेततळ्यासारखं असेल किंवा जिथं कायमचा पाण्याचा पुरवठा होत नाही किंवा कॅनल नाही अशा ठिकाणी शेती विभागाने आवर्जून म्हणजे शेताच्या बांधावर जाऊन शेतकऱ्याशी संपर्क साधला पाहिजे. जसं उमाप साहेब म्हटलं की जसं ऊस तोडणीचे जे थकीत बाकी आहे त्याची आपण जर ऑनलाईन याची माहिती जर केली तशीच माहिती आपण शेतकऱ्यांना येणाऱ्या प्रश्नांबाबत आणि त्यांचे जे क्षेत्र आहे म्हणजे एकतर पेरणीखाली असलेलं क्षेत्र आणि पेरणीशिवाय राहिलेलं क्षेत्र, जे पेरणीशिवाय राहिलेलं क्षेत्र आहे त्यावर आपण लक्ष दिलं पाहिजे. तिथं ऊसाची लागवड होऊन ऊस क्षेत्र कसं वाढेल आणि जो ऊसाचा पुरवठा आहे तो कारखान्याला कमीत कमी 150 दिवसासाठी तरी उपलब्ध झाला पाहिजे तरच कारखानदारी सक्षम राहणार आहे. हमारे न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रहा है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें. बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि ली हुई खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके. हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.